अचानक नेपाल में क्यों जमा हुए दुनिया भर के खतरनाक जासूस? पीएम मोदी ने क्यों बनाया दुश्मन एजेंटों को निपटाने का प्लान? पाकिस्तान की आईएसआई नेपाल को बना चुकी है अपना अड्डा। दोस्तों, पूरी दुनिया में अचानक किसी देश में रातों रात कुछ ऐसा होता है कि सरकारें बदल जाती हैं। बेवजह कुछ ऐसा होता है कि दंगे होते हैं और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। अराजकता फैल जाती है। लोगों में इस कदर असंतोष फैलता है कि खून की नदियां बहने लगती हैं। दो देश इस कदर जंग में उतरते हैं कि उन देशों में चारों तरफ बारूद ही बारूद दिखाई देता है। मानवता दम तोड़ती दिखाई देती है। लेकिन इस बर्बादी और तबाही से कई ताकतवर देशों को जमीन और बड़े संसाधन जरूर आसानी से हासिल हो जाते हैं। इसके अलावा इससे वो अपना दबदबा और कंट्रोल भी कायम करने में सक्षम हो जाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ है और तब से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो हिंदुओं की मदद के लिए कदम उठाए। शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा और अराजक भीड़ शेख हसीना के घर में घुसकर अपनी वहशी और घटिया मानसिकता का प्रदर्शन करती रही। आमतौर पर पड़ोसी देश में हुए इस तख्ता पलट को एक राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है, लेकिन ये सीक्रेट एजेंसी का कारनामा है। दुनिया के तमाम देशों की सीक्रेट एजेंसियां अलग अलग देशों में ऐसे कारनामे करती रहती हैं और इन एजेंसियों के एजेंट्स दुनिया भर में तैनात होते हैं। भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसियों के लिए अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान भी नेपाल से भारत में अपने मिशन को अंजाम देता रहा है। इस वक्त तो हालात ये हैं कि नेपाल के आम नागरिकों से ज्यादा वहां सीक्रेट एजेंसी के एजेंट्स नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि नेपाल सीक्रेट एजेंट्स के लिए महफूज अड्डा क्यों बन गया है। यहाँ मौजूद दुनिया भर के सीक्रेट एजेंट किस तरह के मिशन को अंजाम देते हैं और क्या भारत को इससे खतरा हो सकता है। नेपाल की सीमाएं कई जगहों पर है खुली, सुरक्षा तंत्र भी है कमजोर। पाकिस्तान बहुत पहले से ही नेपाल को बना चुका है अपना ठिकाना। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि नेपाल को दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसियां अपना अड्डा क्यों बना रही हैं। इसके बाद हम आपको ऐसी कई घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जब भारत के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल किया गया। नेपाल भारत और चीन दोनों से जुड़ा हुआ है। नेपाल की सीमाएं कई जगहों से खुली हुई हैं। नेपाल में सुरक्षा भी काफी कमजोर है। ऐसे में सीक्रेट एजेंट के लिए यहाँ अड्डा जमाना आसान हो जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो दुनिया भर में अपनी धमक कायम रखना चाहते हैं, उनके लिए ये खास हो चुका है। अमेरिका पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी 18 सीक्रेट एजेंसियों के एजेंट्स को दुनिया भर में फैला रखा है। ज्यादातर ताकतवर देश सीक्रेट एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान हर वो काम करता है जिसमें भारत ताकतवर हो चुका है या आगे बढ़ रहा है। भारत के पास ताकतवर सीक्रेट एजेंसी रॉ है, जिसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। भारत इस एजेंसी के जरिए अपने दुश्मनों का सफाया करती है और पाकिस्तान, चीन जैसे देशों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करके रणनीतियां बनाई जाती हैं। भारत ने अतीत में रॉ की मदद से ही सिक्किम का विलय कराया था। बांग्लादेश के विभाजन में रॉ ने दमदार क्षमता का प्रदर्शन किया था। रॉ ने श्रीलंका में भी लिट्टे के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण कई ऑपरेशन वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आज रॉ बेहद मजबूत हो चुकी है। भारत ने फिजी में भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिशन चलाया था, जिसमें उसने शानदार कामयाबी हासिल की थी। 2014 से पहले भारत में आतंकी वारदातें काफी बढ़ गई थी, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद कोई ऐसी वारदात देश के अंदर नहीं हो सकी है।
शाहीन बाग में कट्टरपंथियों ने आंदोलन के नाम पर अलगाववाद पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अजीत डोभाल की भयंकर फील्डिंग के बाद इस आंदोलन की कमर टूट गई थी और विदेशी फंडिंग से इस आंदोलन को खाद पानी देने वाले कट्टरपंथियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। चीन अपनी BRI परियोजना की वजह से नेपाल सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखने और भारत पर नजर रखने के लिए नेपाल को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। नेपाल में चीन ने अपनी सीक्रेट एजेंसी MSS के जरिए सत्ता की आबो हवा बदलती है। सरकार में वामपंथियों का दबदबा कायम हो चुका है जो चीन का समर्थन करता है और चीन को तमाम नेपाली प्रोजेक्ट हासिल हो गए हैं। इन प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ी संख्या में चीनी नेपाल में आ बसे हैं और इनमें बहुत से चीन के जासूस हैं जो भारत और नेपाल दोनों की जासूसी कर रहे हैं। पाकिस्तान लंबे वक्त से नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। 80 के दशक में ही पाकिस्तान ने नेपाल को अपना अड्डा बना लिया था। 90 के दशक में पाकिस्तान नेपाल से जाली करेंसी और हथियार सप्लाई करता रहा था। भारत के अंदर बड़ी संख्या में पाकिस्तान धमाके करवा रहा था। इसमें भारत की सेकुलर सरकारें अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उनकी मदद करती रही हैं। आतंकियों के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेता आंसू बहाते रहे। जेल में भी आतंकियों को स्पेशल फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तानी एजेंसी भारत के खिलाफ कुछ करे इससे पहले ही भारत ताबड़तोड़ एक्शन ले लेता है। पाकिस्तान के अंदर ही भारत के तमाम दुश्मन जहन्नुम भेजे गए हैं। CIA 70 के दशक से ही भारत पर नजर रख रही है। उस वक्त से ही वो नेपाल में डेरा डाले हुए है, लेकिन भारत ने कई मौकों पर उसे चकमा दिया है। रूस भी करता है भारत की जासूसी, भारत की लीडरशिप को करता रहा है कंट्रोल। ISI ने भारत के विमान का करवाया था अपहरण, छोड़े गए थे 3 आतंकी। दिखावे के लिए भले ही ऐसा लगता हो कि कुछ देश हमारे दोस्त हैं, लेकिन इस दुनिया में न तो कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का दुश्मन है। हालात के हिसाब से सब एक दूसरे की मदद लेते हैं। रूस जासूसी के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इसी ताकत के दम पर वो अमेरिका से टक्कर लेने में कामयाब हो जाता है। उसके बहुत से एजेंट अमेरिका में सक्रिय रहते हैं। रूस खुद भारत की भी जासूसी करता रहा है। रूस का मकसद भारत में ऐसी लीडरशिप रखना है जो रूस का समर्थन करे और अमेरिका के खिलाफ हो। वो ये भी कोशिश करता है कि भारत हथियारों के लिए उसी पर निर्भर रहे। इस वजह से वो भारत में नेताओं के ग्लोरिफिकेशन से लेकर उन्हें सत्ता में पहुंचाने तक की मदद करता रहा है। माना जाता है कि भारत में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में रूसी एजेंट ने जगह बना ली थी, जिसकी वजह से मजबूत इंदिरा गांधी की सत्ता को तबाह किया गया था। आज भी नेपाल में रूस के एजेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने नेपाल के जरिए ही भारत के IC-814 विमान का अपहरण करवाया था। यह घटना 1999 में हुई थी। बाद में विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। इस वक्त वहां आतंकी संगठन तालिबान की सरकार थी। कंधार पहुंचने तक आतंकियों ने एक यात्री को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। 26 लोगों को दुबई में छोड़ दिया गया था। भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़ा था। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर वो 3 आतंकवादी थे। विमान में सवार बंधकों को 31 दिसंबर 1999 को रिहा कर दिया गया था। अमेरिकी एजेंसी CIA भारत की जासूसी करती रही है। उसने नेपाल और भारत में भी अपने एजेंट्स एक्टिव कर रखे हैं, लेकिन भारत ने 1998 में जब पोखरण परीक्षण किया तो CIA को कानो कान खबर नहीं हुई। इससे CIA एजेंट्स की भयंकर किरकिरी हुई थी। ये भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ की ताकत थी जो लगातार अमेरिकी जासूसों पर नजर रख रही थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत का विमान अपहरण करवा के
अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया और भारत कुछ नहीं कर पाया। भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देता रहा है। माना जाता है कि पाकिस्तान में रॉ ने बहुत से धमाके करवाए हैं। बलोच आर्मी के पीछे भी रॉ का हाथ माना जाता है। इसके अलावा आज के वक्त में पाकिस्तान के अंदर बहुत से सीक्रेट एजेंट्स बैठे हुए हैं। ये लोग पाकिस्तानी सेनाओं के बड़े पदों पर हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान की हर योजना का कच्चा चिट्ठा भारत तक पहुंच जाता है और भारत पहले ही उसके खिलाफ एक्शन ले लेता है। 2014 के बाद भारत में कोई धमाके नहीं हो पाए। इसकी वजह सरकार की सक्रियता और रॉ की दमदारी है। अजीत डोवाल खुद ही रॉ के लिए काम कर चुके हैं और उन्हें इसका खासा एक्सपीरियंस है, जिसका फायदा मोदी सरकार और भारत को मिल रहा है। चीन जैसे दुश्मन भी आज भारत के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। नेपाल में मौजूद तमाम एजेंसियों के बारे में जानकारी रखना भी भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर भारत इसमें चूकता है तो अमेरिका और चीन जैसी ताकतें अपना खेल कर सकती हैं। नेपाल की राजनीति में भारत समर्थकों को बैठाना बेहद जरूरी है, तभी नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने से रोका जा सकेगा। तो दोस्तों, नेपाल में मौजूद तमाम सीक्रेट एजेंटों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।